हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 7 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीडीएफ ले लीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। जरूरत पड़ेगी पीडीएफ ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए शुरू करते हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर आपके सामने। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो हाल ही में देखिए अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जो कि इस साल 82वां संस्करण है, 82 एडिशन है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2025 में हाल ही में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, यह दिया गया है एमिलिया पेरेज नाम की मूवी को। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पूरी डिटेल देखेंगे इस अवार्ड की। यह है एमिलिया पेरेज। देखिए, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड माना जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाता है। इस साल इसका 82 एडिशन आयोजित किया गया। इंडिया की ओर से भी यहां पर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। इंडियन डायरेक्टर है पायल कपाड़िया, उनकी मूवी है ऑल वी इमेजिन एस लाइट। 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, एक तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर कैटेगरी है ना, और इसके अलावा पायल कपाड़िया को इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। लेकिन दोनों ही अवार्ड हमारे पास नहीं आए हैं। नॉमिनेट हुई थी लेकिन अवार्ड नहीं जीत सकी। जैक्स ऑडियार्ड जो कि एक फ्रेंच डायरेक्टर है, इनकी मूवी है एमिलिया पेरेज, जिसको बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो यह हमारा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा। देखिए, काफी सारे अवार्ड हैं अलग अलग कैटेगरीज में। जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है पीडीएफ ले लेना, ताकि आप इसे ध्यान से पढ़ पाओ। पॉज करके भी पढ़ सकते हो, पर पीडीएफ ले लोगे तो सहूलियत होगी। आइए देखते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, अभी हमने बात की एमिलिया पेरेज। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी, इसमें भी एमिलिया पेरेज को ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड की बात करें तो फ्लो मूवी को दिया गया। सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट के लिए दिया गया है विग्ड मूवी को। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा की बात करें तो फर्नांडा टोरेस, जो कि आई एम स्टिल हियर की एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करें तो एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इन्हें दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और कॉमेडी डेमी मूर द सब्सटेंस मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी सेबेस्टियन स्टेन अ डिफरेंट मैन मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर, ये याद रखना पूछा जा सकता है, इसका गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है ब्रेडी कॉर्बेट को। मूवी कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर के लिए पीटर स्ट्रॉगन कॉन्क्लेव मूवी के लिए। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा, ये भी काफी सुर्खियों में रही, शोगुन। बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करें म्यूजिकल और कॉमेडी हैक्स। और बेस्ट मूवी ड्रामा, इसे भी नोट कीजिएगा, द ब्रूटलिस्ट को दिया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट मूवी ड्रामा के लिए। तो अदर भी अवार्ड हैं कैटेगरीज के, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको सिंगल हैंडेड समझा दिए। तो पीडीएफ ले लेना, पॉज करके देख लेना, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। यहां पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड सेरेमनी है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा हर साल गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1944 में। 1944 में पहली बार आयोजित किए गए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और अब 2025 में इसका 82वां संस्करण आयोजित किया गया। डन। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो इसके मामले में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर।
यहां पर देखिए सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो चाइना में देखने को मिलता है, और सेकेंड सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देखने को मिलता है अमेरिका में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ऑलमोस्ट इंडिया में 1000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है। इंडिया के 11 राज्यों के 23 अलग अलग शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क वर्तमान में सक्रिय है। तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में। दिसंबर 2024 तक चीन में अगर मेट्रो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह ऑलमोस्ट 10,991 किलोमीटर लंबा है। 11,000 किलोमीटर ही हो गया ऑलमोस्ट। तो चाइना के पास सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, सेकंड पर आता है यूएसए, और थर्ड पर अब आता है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के साथ इंडिया। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत कहां की गई थी? बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोलकाता मेट्रो सर्विस इंडिया की पहली मेट्रो है। 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत की गई थी, 1984। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह काफी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए ल्यूसेंट स्टैटिक जीके यहां पर अवेलेबल है। देखिए ल्यूसेंट का स्टैटिक जीके तो आपको यहां पर मिलता ही है, इसके अलावा काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टैटिक जीके में देखने को मिल जाएगी। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी आप यहां पर टेस्ट लगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अलग अलग आपको अवेलेबल है। दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं जाकर। इसके अलावा देखिए आप सभी के लिए हमारा जो ईयरली करंट अफेयर की जो शंखनाद बुक है वो आपके लिए ऑफलाइन अवेलेबल है। आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का पूरा करंट अफेयर, आपका ईयरली करंट अफेयर शंखनाद आपको वहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके घर पे वो आ जाएगी। ओके, चलिए, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े। भारत के किस राज्य में या किस राज्य की टोडा जनजाति में मोधवेथ उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो भारत में तमिलनाडु राज्य की टोडा जनजाति मोघवेथ उत्सव या फेस्टिवल को मनाती है नव ईयर या न्यू ईयर के रूप में। तो किस राज्य की जनजाति है ये टोडा जनजाति? भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती। तमिलनाडु में जो नीलगिरी जो पर्वतमाला है, जो माउंटेन है, उसकी रेंज में टोडा जनजाति का निवास देखने को मिलता है, जो कि एक द्रविडियन मूल की जनजाति है। समूहों में रहना पसंद करती है ये जनजाति, और नव वर्ष के रूप में मोघवेथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। नव वर्ष के रूप में वार्षिक चक्र की शुरुआत के रूप में टोडा जनजाति देखती है मोघवेथ फेस्टिवल को। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिला है। या तो दिसंबर के लास्ट रविवार को ये इस पर्व को मनाते हैं, या फिर जनवरी के फर्स्ट जो संडे आता है वहां पर मनाते हैं। तो इस बार इन्होंने जो जनवरी का फर्स्ट संडे आया है, जनवरी का फर्स्ट संडे, तो उसमें मनाया है इन्होंने मोघवेथ फेस्टिवल को। कहां पर? तमिलनाडु में टोडा जनजाति से मनाती है। उत्सव की शुरुआत नॉर्मली मंदिर, जो इनके कुल देवता का मंदिर होता है, वहां पर प्रार्थना से की जाती है। हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और अपने जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी भलाई के लिए यहां पर प्रार्थना की जाती है, और अपने जो कुल देवता हैं, भगवान हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तो ये मोघवेथ फेस्टिवल है, जो कि कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में टोडा जनजाति के द्वारा, जो कि द्रविडियन मूल की जनजाति है। 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो 10वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाने वाला है साई परांजपे को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। किसे दिया जाएगा? साई परांजपे। ये हैं साई परांजपे।
इंडियन सिनेमा की बहुत ही दिग्गज एक डायरेक्टर हैं। मूवीज भी मैं आपको बताता, लेकिन जैसे चश्मे बद्दूर जैसी मूवी है जो कि 1980 के आसपास रिलीज हुई थी, तो उस वक्त की काफी फेमस डायरेक्टर रही हैं, है ना। और लेखिका भी रही हैं, मराठी साहित्यकार रही हैं, जिनका नाम है साई परांजपे। इन्हें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंडियन सिनेमा में और मराठी लिटरेचर में इनके योगदान के कारण इन्हें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। साई परांजपे देखिए बहुत ही फेमस डायरेक्टर है। साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, साई परांजपे। और अब इन्हें 2025 में जो 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, उसमें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। देखिए ये जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, 15 से लेकर 19 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला है। कहां पर? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में, जो पहले औरंगाबाद था वहां पर अब यह आयोजित किया जाएगा, जिसको वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। लास्ट ईयर जो 9th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, उसमें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था जावेद अख्तर को। और अब 10th वाले अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जा रहा है? मराठी राइटर, इंडियन सिनेमा की दिग्गज डायरेक्टर साई परांजपे। ओके, अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, और यह हमेशा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ही हर साल प्रदान किया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे हर साल मनाया जाता है 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बच्चे जो कि युद्ध के कारण अनाथ हुए हैं, युद्ध में माता पिता की मृत्यु हो जाता है। अब इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें फिलिस्तीनी हमले में बहुत सारे इजराइल परिवार अनाथ हो रहे हैं, इजरायली हमले में बहुत सारे फिलिस्तीनी परिवार अनाथ हो रहे हैं, माता पिता मर गए युद्ध में। ऐसे बहुत युद्ध हुए हैं, लगातार हो रहे हैं, रूस यूक्रेन को देख लो आप। तो ऐसे युद्धों में जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, अनाथ हो जाते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी और अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, और इस जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसका एकजुट होकर समाधान खोजने के लिए ग्लोबल लेवल पर कदम उठाया जाए, इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 6 जनवरी को। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। एक फ्रांसीसी एनजीओ है, फ्रेंच एनजीओ, इसका नाम भी फ्रेंच लैंग्वेज में सॉस इन्फेंट एंड डेट्रेसेस, फ्रेंच लैंग्वेज में तो नाम थोड़ा सा अलग लगेगा। तो ये फ्रांसीसी एनजीओ है जिसने 1986 में शुरुआत की थी वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस की। 2025 की थीम तो नहीं आई, लेकिन 2024 में ऑर्फन लाइव्स मैटर, 2024 में विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह खर्चा योजना का इनॉग्रेशन किया है या शुरुआत की है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इसकी शुरुआत की है ओडिशा सरकार ने। आंसर डी। ओडिशा के जो सीएम है वर्तमान में माझी जी, मोहन चरण माझी, उन्होंने जो ओडिशा में जो ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है राज्य में। इस योजना के तहत 2 लाख ट्राइबल जो स्टूडेंट है उनको 5,000 रुपए की लमसम वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी, ताकि उनको एजुकेशन में प्रोत्साहन दिया जा सके, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को हर साल 5,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाने वाली।
और ये जो ट्राइबल स्टूडेंट होंगे वो 9th से लेकर 11th तक होंगे, है ना। पढ़ने वाले प्रत्येक युवा छात्र को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाने वाली है। और इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 156 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है, 156 करोड़ रुपए का बजट दिया है। कौन सी योजना है? तो योजना का नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, जिसे शुरू किया गया है ओडिशा राज्य में। हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो आप सभी को पता होगा कि भैया हमारी हालत टेस्ट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो भी मैच में इंटरेस्ट रखता है ना, थोड़ा भी सभी क्रिकेट प्रेमी है, तो उसके जो दिमाग खराब हुआ है, उसका जो भाई परेशान हुआ है, वो इस मैच के कारण, है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कारण। सभी जानते हैं कैसा हाल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का। इंडियन क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 को हारा है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यह सीरीज 3-1 से हराई। 5 मैचों की सीरीज थी, एक तो ड्रा हो गया, 3 जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 3 मैच जीते और हमने जीता केवल 1 मैच, 1 टेस्ट पहला जीता हमने बस। कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बताया था। तो जो 5वां टेस्ट है, 5 टेस्टों की सीरीज होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 5वां और आखिरी टेस्ट खेला गया था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और ये वाला टेस्ट, आखिरी टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया, उसने 6 विकेट से अपने नाम किया, 6 विकेट से जीता, और इसी के साथ पूरी सीरीज को 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच स्कॉट बोलैंड रहे, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैं, और मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो ये इंडियन प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हमारे जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द सीरीज। इंडियन टीम ने 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हारा है। आखिरी बार हमने 2014-15 में इस ट्रॉफी को हारा था, जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी, और अब ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से जीती। अब देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। इस ट्रॉफी का जो नाम है इंडिया के सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम पर रखा गया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबसे पहली बार जो पहली ट्रॉफी खेली गई थी 1996-97 में इंडिया में खेली गई थी, और इंडिया यहां पर विनर रहा था। यह कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ऋषभ पंत पे क्वेश्चन बताया था। तो यहां पर हमने जीती। अब 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई, और विनर भी कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। यह 17वां ट्रॉफी है। तो टोटल 17 ट्रॉफी सीरीज खेली गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इस सीरीज को जीता, इंडिया ने 10 बार जीता, और 1 बार यह ड्रॉ हुई है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMPV आपको पता है, चीन में एक और नया वायरस आया, सुना होगा आपने न्यूज में, है ना। कोविड जैसे हालत पता नहीं फिर पैदा ना कर दे भगवान। तो HMPV वायरस का पहला मामला आ गया है भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इस वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो HMPV वायरस की बात करते हैं तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से इसे जाना जाता है, HMPV वायरस से। हाल ही में चाइना में तो इसके लगातार केस बढ़े ही जा रहे हैं, है ना। चाइना ने स्टेट इमरजेंसी को भी अनाउंस किया था चाइना में इस बीमारी के कारण। हालांकि अभी इतना ज्यादा प्रकोप तो चाइना में ही दिख रहा है, और अभी क्योंकि देखिए चाइना आप जानते हैं वहां पर मीडिया को आजादी नहीं है, तो इंटरनली न्यूज निकल के तो अभी तक नहीं आ रही है कि भाई क्या हाल है, लोग मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, या क्या हो रहा है, अभी कुछ भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है। क्योंकि चाइना आपको पता है कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, और वहां पर मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो न्यूज तो निकल के नहीं आ पा रही है, लेकिन हो सकता है ये आगे चलकर घातक हो जाए। तो HMPV वायरस के भारत में भी मामले देखने को मिल गए हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 मामले सामने आए थे। एक तो 8 महीने की एक बच्चा था उसमें, और एक 3 महीने की एक बच्ची थी, उसमें इस वायरस को डिटेक्ट किया गया है। हाँ ठीक है, ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिलता है, वहां पर ये दोनों केस एडमिट थे। इनकी कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हिस्ट्री नहीं मिली। तो भाई कैसे यहां तक वायरस पहुंचा है उस पर अभी तक संदेह है, पर डिटेक्ट हो गया है। इस वायरस को ह्यूमन
अगर हम देखें हमने आंसर लिया कि नहीं लिया, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से ही HMPV को जाना जाता है। लक्षण अगर हम देखते हैं तो सर्दी जुकाम जैसे ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, और सांस लेने में यहां पर भी प्रॉब्लम है जैसी कोविड के समय हुई थी। ओके, वैसे ऐसा नहीं है कि चाइना में पहली बार देखने को मिला है। HMPV वायरस को सबसे पहली बार नीदरलैंड में डिटेक्ट किया गया था 2001 में। यह पहले डिटेक्ट किया जा चुका है नीदरलैंड में, लेकिन अब इस वायरस के मामले देखने को मिल रहे हैं लगातार चाइना में। भारत में कहां देखने को मिले? कर्नाटक के बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है भारत के सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहां लॉन्च किया गया है? भारत के सिक्किम राज्य में। भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, कौन है? राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए, फिशरीज और एक्वाकल्चर के विकास के लिए सिक्किम के सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। ओके, सिक्किम राज्य में फिशिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में से एक कदम माना जाता है या माना जा रहा है। राज्य में जैविक टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को बढ़ावा देना इस क्लस्टर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्या होती है, ऑर्गेनिक फिशरीज और एक्वाकल्चर क्या है। इसी के लिए तो क्लस्टर का इनॉग्रेशन किया गया है, भारत का पहला है। देखिए, जल में मछलियों को, झींगा और इस प्रकार के जो जलीय जीव हैं उनको पालना, पौधों की खेती करना बिना किसी रासायनिक पदार्थों का यूज किए, बिना किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज किए, है ना, पूरी तरीके से हार्मफुल फर्टिलाइजर को यहां पर इग्नोर किया जाता है और पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहां पर ऑर्गेनिक फिशरीज और एक्वाकल्चर किया जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहां पर पहली बार क्लस्टर बनाया गया है जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए। सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है। कहां पर? सिक्किम में। देखिए, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत का श्रेय भी सिक्किम को दिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य भी सिक्किम है। 2003 में सिक्किम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देना शुरू किया था और 2016 तक यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि वाला देश का पहला राज्य बना था 2016। और अब जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन? भारत का सिक्किम राज्य। लास्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाने वाला है भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में। आंसर डी। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वें एडिशन का आयोजन किया जाएगा 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है येलहंका, यहां पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। 2025 के इस एरो इंडिया 2025 की थीम की बात करें तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम है एरो इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस की। यह जो कार्यक्रम है, देखिए, जो फॉरेनर और इंडियंस फर्म है जो कि एयरक्राफ्ट का निर्माण करती है, एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करती है, उनके बीच में साझेदारी को बढ़ावा देना, एयरक्राफ्ट के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन में नए नए रास्तों को तलाशने के लिए एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। तो यहां पर 7 जनवरी 2025 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक क्वेश्चन को समझा, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फटाफट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हमने डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था?
तो वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम की बात करें तो इन्हें दिया गया था 1999 में पद्म विभूषण। हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन किया जा रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है बैंक नेट। आगे आ जाएं। भारत के पीएम ने हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। इसकी थीम क्या है? तो एक लचीले ग्रामीण भारत का विकास, बिल्डिंग अ रेसिलियंस रूरल इंडिया। आंसर डी, यह थीम है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की। आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत की ओर से सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज कौन? तो हमने कल बात की थी, ये हैं ऋषभ पंत। किसे वर्ष 2025 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के रूप में अपॉइंट किया गया फैज अहमद किदवई को। भारत में आयोजित होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शुभंकर कौन घोषित किए गए? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के शुभंकर घोषित किए गए तेजस और तारा। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2025 में कब मनाई जा रही है? तो 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है 6 जनवरी को। ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को हाल ही में सम्मानित किया गया गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइतू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की? तो ये योजना देखने को मिलती है भारत के तेलंगाना राज्य में। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, रिवाइज कर लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील देखने को मिलती है राजस्थान राज्य में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और पहले पोखरण परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। इंटरनेशनल फुटबॉल डे कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? और भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे जब यह बना था? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पढ़ने में काम आएगी। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।